गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपका स्वागत है आज के इस लेक्चर में। मैं रजनीश कुमार और अपने पढ़ रहे थे पोषक तत्व पढ़ रहे थे और उसके अंदर हमने कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा और विटामिन का अध्ययन कर लिया था। आज हम पढ़ेंगे खनिज लवण, मिनरल्स के बारे में हम पढ़ेंगे। खनिज लवण जिस प्रकार से हमारे शरीर की वृद्धि एवं नियंत्रण कार्य प्रणाली के लिए हमें कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन चाहिए, उसी तरीके से हमारे शरीर के अंदर जो जैविक क्रियाएं हो रही हैं, जैविक क्रियाएं जो उत्प्रेरक के द्वारा हो रही हैं, जिसके अंदर एंजाइम की आवश्यकता पड़ती है या शरीर निर्माण कार्य है या कुछ नियंत्रण है या संकुचन है, तो उसके अंदर क्या होता है, हमें कुछ खनिज लवणों की आवश्यकता होती है। तो खनिज लवण हम भूमि से सीधे ना लेकर हम किससे लेते हैं, खाद्य पदार्थों से लेते हैं। कोई जैसे सेब, केला जैसे सब्जियां, हरी पत्तेदार सब्जियां होती हैं, हम उनसे खाकर हमें खनिज लवण मिलता है। अब खनिज लवण कौन कौन से हैं और हमें किस प्रकार से मदद करते हैं वो हमें देखना है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं अभी। तो सबसे इंपॉर्टेंट आपके जो शरीर नियंत्रण के लिए है वो कौन सा है, सोडियम और पोटेशियम है। कौन सा है, सोडियम और पोटेशियम। जो सोडियम और पोटेशियम है, सोडियम और पोटेशियम ये क्या करते हैं, ये आवेग के तंत्रिका आवेग होता है उसके संचरण में या प्रवाह में आवश्यक है। जो तंत्रिका आवेग होता है हमारे शरीर के अंदर, जो तंत्रिका जो इंपल्स होता है, जो आवेग होता है, तो उसके अंदर क्या होता है, सोडियम और पोटेशियम सहायक होता है। आपने सुना होगा कई बार सोडियम पोटेशियम पंप। वो क्या करता है, ये सेल होती है तो ये अंदर बाहर आयनों का आवागमन होता है, इसे हम क्या कहते हैं, तंत्रिका आवेग कहते हैं। ठीक है, सोडियम पोटेशियम, कभी सोडियम अंदर जाते हैं कोशिका के, कभी बाहर आते हैं, तो अंतर कोशिकीय क्या होता है, परिवहन होता है। तो उस परिवहन के अंदर तंत्रिका आवेग कहते हैं और उसके अंदर क्या होता है, सोडियम और पोटेशियम हेल्पफुल होते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है कैल्शियम और फास्फोरस। कैल्शियम और फास्फोरस दोनों किसके अंदर सहायक है, दांतों की वृद्धि व सहायक, वृद्धि में सहायक होते हैं। और हड्डियां निर्माण के अंदर सहायक कौन होता है, कैल्शियम और फास्फोरस होते हैं। इसके अलावा जो कैल्शियम और मैग्नीशियम है ये किसके अंदर सहायक होता है, मांसपेशी संकुचन के अंदर सहायक होता है। किसके अंदर होता है, मांसपेशी संकुचन के अंदर सहायक होता है। मसल्स के अंदर जो संकुचन होता है उसके अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम हेल्पफुल होते हैं। जो कैल्शियम होता है वो किसके अंदर सहायक होता है, रुधिर के संकुचन में सहायक होता है। किसके अंदर सहायक होता है, रुधिर के संकुचन में सहायक होता है। ठीक है, इसके अलावा आयोडीन आपने बहुत बार सुना होगा। आपने सुना होगा आयोडीन की कमी से घेंगा रोग हो जाता है। तो आयोडीन की कमी से घेंगा रोग क्यों होता है, क्योंकि ये क्या करता है, थायरोक्सिन हार्मोन का निर्माण करता है। क्या करता है, थायरोक्सिन हार्मोन का निर्माण कौन करता है, आयोडीन करता है। थायरोक्सिन हार्मोन का निर्माण किसके द्वारा होता है, आयोडीन के द्वारा होता है। इसलिए जैसे अगर आयोडीन नहीं होगा, कमी होगी, तो थायरोक्सिन हार्मोन मरेगा नहीं और हमारे क्या हो जाता है, गलगंड घेंगा रोग हो जाता है, गले में यहाँ मांस खुलकर बाहर की तरफ निकल जाता है, तो वो क्या होता है, घेंगा रोग होता है। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, घेंगा रोग हो जाता है। और आयोडीन हमें ज्यादा सबसे ज्यादा किससे मिलता है, लेमिनेरिया शैवाल होता है, उससे हमें क्या मिलता है, आयोडीन मिलता है। तो शैवाल का नाम क्या है, लेमिनेरिया। मैं यहाँ लिख देता हूं, लेमिनेरिया शैवाल। इस शैवाल से हमें क्या मिलता है, आयोडीन मिलता है। क्या मिलता है, आयोडीन मिलता है हमें। अब देखिए इंपॉर्टेंट कौन से थे, सोडियम पोटेशियम ये तंत्रिका आवेग में सहायक है। कैल्शियम फास्फोरस दांतों व हड्डियों के विकास के लिए। कैल्शियम मैग्नीशियम मांसपेशी संकुचन के लिए, पेशियों के संकुचन के लिए। कैल्शियम किस में सहायक होता है, रुधिर के संकुचन में सहायक होता है। आयोडीन थायरोक्सिन हार्मोन के निर्माण में सहायक होता है। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट आयरन, आयरन आपको पता है, आयरन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, एनीमिया रोग हो जाता है। हीमोग्लोबिन के अंदर जो हीमोग्लोबिन हमारे जो वर्णक पाया जाता है उसके अंदर क्या पाया जाता है, लोहा पाया जाता है। क्या पाया जाता है, लोहा पाया जाता है। लोहा में किससे मिलता है, सेब, मेथी, पालक, इन तीनों से हमें क्या मिलता है, सबसे ज्यादा आयरन मिलता है हमें। किससे, सेब, मेथी, पालक से हमें क्या मिलता है, आयरन मिलता है। आयरन की कमी से क्या हो जाता है, एनीमिया रोग हो जाता है। आयरन किस किस में पाया जाता है, एक हीमोग्लोबिन में पाया जाता है, एक साइटोक्रोम में पाया जाता है। किस में पाया जाता है,
एक तो पाया जाता है हीमोग्लोबिन और एक साइटोक्रोम। साइटोक्रोम, इन दोनों के अंदर क्या पाया जाता है? आयरन पाया जाता है। ठीक है, अब आता है कॉपर। कॉपर किसके अंदर पाया जाता है? हीमोसाइनिन वर्णक होता है, उसके अंदर क्या पाया जाता है? कॉपर पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कॉपर। में यहां लिख देता हूं हीमोसाइनिन। हीमोसाइनिन एक क्या होता है? वर्णक होता है, उसके अंदर क्या पाया जाता है? कॉपर पाया जाता है। ठीक है, तो आपने क्या देखा? हीमोसाइनिन के अंदर कॉपर पाया जाता है, हीमोग्लोबिन और साइटोक्रोम के अंदर क्या पाया जाता है? आयरन पाया जाता है। जो गर्भवती स्त्रियां होती हैं, जो गर्भवती स्त्रियां होती हैं, उसके अंदर कैल्शियम और आयरन की कमी हो जाती है। किसकी कमी होती है? कैल्शियम और आयरन की कमी हो जाती है। इसके अलावा जिंक, जो जिंक होता है, जिंक धातु आपने सुना होगा। जिंक किस काम में आता है? कार्बोक्सी एनहाइड्रेट होता है, जो एंजाइम होता है, उसके अंदर क्या होता है? उत्प्रेरक के अंदर ये क्या करता है? एक सहायक होता है। ये क्या होता है? सहायक होता है, सह उत्प्रेरक के रूप में। तो क्या होता है? जो भी इसके अलावा जो वेनेडियम है, जो जिंक है, वो क्या करते हैं? उत्प्रेरक के रूप में काम करते हैं। किस रूप में काम करते हैं? उत्प्रेरक के रूप में काम करते हैं। अब आता है सल्फर। सल्फर किस में काम देता है? प्रोटीन निर्माण और विटामिन के अंदर। विटामिन कौन कौन से? B1 और B7 विटामिन के अंदर कौन सहायक होता है? सल्फर सहायक होता है। ठीक है, तो आपने जो इंपॉर्टेंट जो खनिज लवण है वो आपने पढ़ लिए। सल्फर होता है वो प्रोटीन निर्माण और B1 और B7 विटामिन में पाया जाता है। और जिंक होता है वो क्या होता है? कार्बोनिक एनहाइड्रेट एंजाइम के अंदर पाया जाता है। मोलिब्डेनम है, जो जिंक है वो क्या करते हैं? उसके अंदर क्या होते हैं? सहायक होते हैं, जो उत्प्रेरक के रूप में काम करते हैं, उसके अंदर सहायक होता है। सबसे इंपॉर्टेंट हमें क्या चाहिए? सोडियम और पोटेशियम, कैल्शियम और फॉस्फोरस, कैल्शियम और मैग्नीशियम, आयोडीन और आयरन। बस हमें इतनी चीज का खास करके ध्यान रखना है। हमारे दैनिक जीवन में इनके कमी हो जाए तो हमें रोग हो सकता है। कैसे रोग हो सकता है? आयरन की कमी से घेंगा रोग हो सकता है। कैल्शियम मैग्नीशियम अगर काम कम होंगे तो क्या मांसपेशियों में संकुचन नहीं होगा, थक जाएंगी। कैल्शियम फॉस्फोरस से हड्डियां क्या भंगुर हो जाएंगी, यानी कि लचक मारने लग जाएंगी। और सोडियम पोटेशियम के तंत्रिका अवयव में सहायक होते हैं। और आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया रोग होता है। और सल्फर किसके अंदर पाया जाता है? प्रोटीन B1 B7 के अंदर पाया जाता है। तो ये क्या कुछ इंपॉर्टेंट खनिज लवण जिनका हमें ध्यान रखना है। ये हो गया हमारा खनिज लवण। अब हमें क्या पढ़ना है? जल पढ़ना है, वाटर के बारे में पढ़ना है। वाटर आपको सभी को पता है, जो जल होता है वो सभी के लिए आवश्यक है। जल है तो कल है, जल के बिना तो कुछ है ही नहीं। हमारा शरीर होता है, हमारे शरीर के अंदर 70% भाग जल होता है। क्या होता है? 70% भाग जल होता है। वाटर, जल, हमारे शरीर के अंदर 70% जल होता है। हमारे शरीर के अलग अलग भागों के अंदर अलग अलग इसकी मात्रा होती है। जैसे यकृत के अंदर, लीवर के अंदर कितनी होती है? 69% होती है। जो मसल्स होती हैं, मांसपेशियां, उसके अंदर कितनी होती है? 75% पानी की मात्रा होती है। 75% पानी की मात्रा होती है। ठीक है, तो शरीर के अलग अलग अंगों के अंदर पानी की मात्रा भी अलग अलग होती है। हमें प्रतिदिन 2 से 3 लीटर पानी पीना आवश्यक है। 2 से 3 लीटर पानी पीना प्रतिदिन आवश्यक है। सबसे ज्यादा पानी तरबूज के अंदर पाया जाता है। तरबूज के अंदर कितने प्रतिशत पानी होता है? 95% पानी होता है। कितने प्रतिशत पानी होता है? 95% पानी होता है। वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? H2O। ये किस किस से बना होता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। ये नॉर्मल जानकारी आपके लिए। किससे मिलकर बना होता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। ठीक है, अब जो जल होता है वो 2 रूपों में पाया जाता है। कितने रूप में पाया जाता है? 2 रूप में पाया जाता है। कैसे? देखिए 2 रूप में कौन कौन से हैं? एक होता है संयुक्त जल, ठीक है, एक होता है रासायनिक जल। ठीक है, संयुक्त जल होता है जो कि होता है 40%, रासायनिक होता है वो होता है 60%। संयुक्त जल को अपने अलग कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं?
अलग कर सकते हैं, लेकिन इसको अलग नहीं कर सकते क्योंकि ये बंधा होता है। रासायनिक रूप से क्या होता है, आपस में बंधा होता है, ये जैविक क्रिया में सहायक होता है। अगर संयुक्त जल के अंदर 30% कमी हो जाए, अगर संयुक्त जल के अंदर 30% कमी हो जाए तो क्या हो जाता है, डिहाइड्रेशन हो जाता है, यानी कि निर्जलीकरण हो जाती है। क्या हो जाता है, निर्जलीकरण हो जाता है, डिहाइड्रेशन हो जाता है, इनकी जल की कमी हो जाती है। और ये कितने प्रतिशत होता है, 40% होता है। 30% की कमी होने पर निर्जलीकरण होता है। ये रासायनिक रूप से बंधा होता है, ये जैविक क्रियाओं के अंदर सहायक होता है। और अगर जो वाटर है, रासायनिक वाटर, उसको हम अपने अलग नहीं कर सकते। ठीक है, अब जल का काम क्या है, जल विलायक के रूप में काम करता है। किस रूप में काम करता है, जल है जो कि विलायक के रूप में काम करता है, एज सोलवेंट, सोलवेंट के रूप में काम करता है, क्योंकि जल के बिना कोई भी जैव रासायनिक क्रिया नहीं होगी। तो ये क्या करता है, कोशिका को स्फीति प्रदान करता है। क्या करता है, कोशिका को स्फीति प्रदान करता है, टर्जिडिटी, टर्जिडिटी यानी कि स्फीति प्रदान करता है, यानी कि स्थिरता बनाए रखता है कोशिका के अंदर। कोशिका जो अंतःकोश के प्रवरण होता है उसके अंदर सहायक होता है। कोई भी एक्टिविटी होती है उसके अंदर क्या होता है, जल एक विलायक के रूप में काम करता है। ये क्या करता है, हमारे शरीर के ताप को बनाए रखता है, किससे, पसीने के द्वारा, वाष्पन के द्वारा। क्या करता है, हमारे शरीर के ताप को भी वो बनाए रखता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट था जल के बारे में। ठीक है, अब हमें जो मेन फैक्ट ये ध्यान रखना है, शरीर कितने प्रतिशत जल से बना है, 70%। यकृत के अंदर 69% जल पाया जाता है, मसल्स के अंदर 75, प्रतिदिन हमें 2 से 3 लीटर पानी पीना चाहिए। तरबूज के अंदर 95% क्या होता है, पानी पाया जाता है। जल एक विलायक के रूप में काम करता है। ये हमें इंपॉर्टेंट चीजें ध्यान रखनी है। कोशिका द्रव्य में भी पाया जाता है, और कोशिका की जो भित्ति होती है उनको जो बनाने के अंदर होता है, जिनकी जल के बिना कुछ भी नहीं है। ये हो गया हमारा जल कंप्लीट। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा खाद्य रेशे। अब हम क्या पढ़ेंगे, रेशे के बारे में पढ़ेंगे। रेशे, फाइबर्स। जिस तरीके से हमारे शरीर के लिए जल, विटामिन, खनिज लवण, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा आवश्यक है, उसी तरह से 2 चीजें और है जो हमारे शरीर के लिए क्या है, आवश्यक है। कौन कौन से, खाद्य रेशे और न्यूक्लिक अम्ल। तो अब देखिए, खाद्य रेशे, खाद्य रेशे, फाइबर्स कहते हैं इसे। देखिए, जो छिलके वाले अनाज होते हैं, छिलके वाले जो क्या होते हैं, अनाज होते हैं, मेथी हुई, पालक हुई, गन्ना होता है, ठीक है, और सेब भी हुआ। तो जो छिलके वाले अनाज होते हैं ना, जैसे शकरकंदी है, गाजर है, मूली है, उनके अंदर क्या होता है, एक सेलुलोज नामक रेशा पाया जाता है। सेलुलोज नामक एक पदार्थ पाया जाता है, सेलुलोज नामक एक रेशा पाया जाता है। इन पदार्थों को क्या कहते हैं, रेफेज कहते हैं। क्या कहते हैं, रेफेज कहते हैं, रेफेज पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं, रेफेज पदार्थ। ये किसके अंदर सहायक है, ये क्या अवशोषण में सहायक है। जो रेफेज है ये क्या काम करता है, जो हमारी जो भोजन जाता है हमारे शरीर के अंदर, वो आंत से चिपकता नहीं है। क्या नहीं करता, आंत से चिपकेगा नहीं, पाचन के अंदर सहायक होता है। कौन, खाद्य रेशे सहायक होते हैं। ये किसके अंदर पाए जाते हैं, गाजर, मूली, छिलके वाले अनाज, छिलके वाले अनाज, पत्ता गोभी, बंद गोभी, ठीक, गन्ने के अंदर पाया जाता है, और भी कुछ है जैसे शकरकंदी है, शकरकंद, ठीक। तो इनके अंदर क्या होता है, खाद्य रेशे पाए जाते हैं, फाइबर के धागे के रूप में पाए जाते हैं। और जो इनके अंदर क्या, कौन सा पदार्थ पाया जाता है, सेल्यूलोज पाया जाता है, इसे हम क्या कहते हैं, रेफेज पदार्थ कहते हैं। तो ये हो गया हमारा खाद्य रेशे, फाइबर। अब आता है जो हमारे संतुलित भोजन है उसकी जो लेने की कैपेसिटी है, वो देखते हैं हम कितनी कितनी है, वो देखिए। उससे पहले हमें न्यूक्लिक अम्ल पढ़ना, सॉरी, हमें क्या पढ़ना, न्यूक्लिक अम्ल भी पढ़ना है। न्यूक्लिक अम्ल, न्यूक्लिक अम्ल इंग्लिश में कहेंगे न्यूक्लिक एसिड। ये 2 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, डीएनए और आरएनए, ठीक है। न्यूक्लिक अम्ल किससे बने होते हैं, न्यूक्लियोटाइड से बने होते हैं। किससे बने होते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स से बने होते हैं।
न्यूक्लियोटाइड से बने होते हैं। देखिए बिल्कुल इजी है, आप समझिए। जिस तरीके से प्रोटीन होते हैं ना, वो क्या होते हैं, अमीनो अम्ल के क्या होते हैं, बहुलक होते हैं। कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो क्या होते हैं, जो सैकराइड होते हैं उनके बहुलक होते हैं। जो वसा होती है वो किसके बहुलक होते हैं, वसीय अम्ल होते हैं ना, उनके क्या होते हैं, बहुलक होते हैं। उसी तरीके से जो न्यूक्लिक अम्ल होते हैं ना, वो किससे बनते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स के बहुलक होते हैं। इनके पॉलीन्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड होते हैं। अब हमें देखा भी एक न्यूक्लियोटाइड किससे बनता है, एक न्यूक्लियोटाइड किससे बनता है, देखिए कैसे बनता है। न्यूक्लियोटाइड किससे बना होता, न्यूक्लियोसाइड और क्या होगा, फॉस्फोरिक अम्ल, ध्यान से समझना, न्यूक्लियोसाइड है ये, क्या है, न्यूक्लियोसाइड। ये न्यूक्लियोटाइड है, ये साइड है, और ये तो है फॉस्फोरिक अम्ल। फॉस्फोरिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है, H3PO4, ये आपको पता है। बाकी अपने इसके बारे में विस्तार से कहां पढ़ेंगे, न्यूक्लिक अम्ल के बारे में केमिस्ट्री के अंदर पढ़ेंगे। अब न्यूक्लियोसाइड किससे बिल्कुल बना होता है, एक तो बना होता है शुगर यानी कि शर्करा, और किससे बना होता है, नाइट्रोजन बेस, नाइट्रोजन क्षार होते हैं, ठीक है। अब जो शुगर होती है, शर्करा होती है, वो दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है, एक तो होती है राइबोज शर्करा, और एक होती है डीऑक्सीराइबोज शर्करा। अब देखिए यहां आपको बिल्कुल समझने की जरूरत है। तो देखिए जो आरएनए होता है ना, उसके अंदर क्या पाया जाता है, राइबोज शर्करा पाई जाती है। इसका नाम क्या होता है, राइबोज न्यूक्लिक एसिड, राइबोज। तो राइबोज हो गया। डीएनए का मतलब होता है डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। डी का मतलब क्या है, डीऑक्सी राइबोज, और एनए का मतलब क्या है, न्यूक्लिक एसिड। एनए का मतलब क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड होता है, ठीक है। जो शुगर होती है ना, जो राइबोज शुगर है, ये राइबोज शुगर, ये क्या, एल्डोज शुगर है। कौन सी है, एल्डोज शुगर। एल्डोज शुगर का मतलब है इसके अंदर एल्डिहाइड ग्रुप पाया जाता है। अब क्या होता है, इनके अंदर अंतर क्या होता है, अंतर एक छोटा सा ही होता है बिल्कुल। जो राइबोज शर्करा होती है, उसके कार्बन नंबर 2 पर एक ऑक्सीजन की कमी होती है। क्या होती है, एक ऑक्सीजन की कमी होती है। तो मैं अभी आपको समझा रहा हूं कैसे होती है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए कैसे कमी होती है, हमें कमी देखने में, कमी कैसे होती है। ये देखिए, ये तो मैंने राइबोज बनाई है, इधर मैं क्या बनाऊंगा, डीऑक्सी राइबोज बनाएंगे, ठीक है। देखिए ये है हमारी राइबोज शर्करा। क्या है, राइबोज शर्करा। इसके अंदर क्या होता है, अगर हम 1 2 3 4 5, अगर हम 2 नंबर कार्बन पर, किस कार्बन पर, 2 नंबर कार्बन पर एक ऑक्सीजन की कमी करते हैं, क्या करते हैं, एक ऑक्सीजन की कमी करते हैं, तो क्या बनेगा, डीऑक्सी राइबोज। कैसे बनेगा, ये तो 1 नंबर कार्बन हो गया। दूसरे पर क्या करना है, ऊपर भी एच नीचे भी एच लगाना है। क्या क्या लगाना है, ऊपर भी हाइड्रोजन नीचे भी हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन की क्या करनी है, कमी करनी है। बाकी सेम टू सेम वो ही रहेगा, बाकी क्या रहेगा, सेम टू सेम वैसे का वैसा रहेगा, कुछ भी चेंज नहीं होगा।
तो देखिए बिल्कुल इजी है समझना। ये राइबोज है, ये डीऑक्सी राइबोज है, ठीक है। अब देखिए ये एल्डोस सुगर आपको समझ में आ गया। राइबोज किस में पाया जाएगा? आरएनए के अंदर, और डीऑक्सी किस में पाया जाएगा? डीएनए के अंदर। अब आते हैं नाइट्रोजनस क्षार के अंदर। नाइट्रोजनस क्षार, ठीक है। नाइट्रोजन क्षार कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? प्यूरिन और पिरिमिडिन। नाइट्रोजनी बेस, ये 2 प्रकार के होते हैं, प्यूरिन और पिरिमिडिन। पिरिमिडिन, प्यूरिन के अंदर क्या होती है? 2 वल्य पाई जाती है। इनकी संरचना के अंदर 2 वल्य पाई जाती है। इसके अंदर कौन सी वल्य, कितनी वल्य पाई जाती है? 1 वल्य। 2 वल्य कौन कौन सी होती है? एक तो हेक्सागोनल, एक पेंटागोनल। इनकी एक हेक्सा एक पेंटा, इसके अंदर एक हेक्सा ही पाई जाती है। ये कितने टाइप के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एडिनिन और गुआनिन। एडिनिन और गुआनिन, इसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको जी से। पिरिमिडिन 3 होते हैं। कौन कौन से? साइटोसिन, इसको सी से लिखते हैं। थायमिन, इसको टी से लिखते हैं। और यूरेसिल, इसको यू से लिखते हैं। अब देखिए ये तो हो गया प्यूरिन, एडिनिन और गुआनिन। पिरिमिडिन हो गया, साइटोसिन, थायमिन, यूरेसिल हो गया, ठीक है। अब क्या होता है, जब हम डीएनए की संरचना पढ़ेंगे तो एडिनिन किसके साथ जुड़ता है? थायमिन के साथ जुड़ता है। और गुआनिन किसके साथ जुड़ता है? साइटोसिन के साथ, ठीक है। अब क्या होता है, जो राइबोज शर्करा होती है और डीऑक्सी राइबोज होती है, इन दोनों में अंतर क्या होता है? डीएनए और आरएनए में। डीएनए में क्या पाया जाता है? थायमिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? डीएनए में क्या पाया जाता है? थायमिन पाया जाता है। लेकिन जो आरएनए होता है उसमें थायमिन के स्थान पर क्या पाया जाता है? यूरेसिल पाया जाता है। अंतर सिर्फ इतना ही है। एडिनिन गुआनिन दोनों में पाए जाएंगे, डीएनए और आरएनए। साइटोसिन भी दोनों में पाए जाएंगे, लेकिन आरएनए में क्या पाया जाता है? यूरेसिल, और डीएनए में क्या पाया जाता है? थायमिन पाया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। अब हम क्या पढ़ेंगे? डीएनए की संरचना पढ़ेंगे। ये तो क्या न्यूक्लियोटाइड। अब हम क्या पढ़ेंगे? डीएनए की संरचना। डीएनए की संरचना पढ़ेंगे। इससे पहले देखिए 2 बातें थी। जो न्यूक्लिक एसिड की खोज है वो किसने की थी? फ्रेडरिक मिसर ने की थी। किसने की थी? फ्रेडरिक मिसर ने की थी। कब की थी? 1869 में। और उन्होंने क्या नाम दिया था? न्यूक्लिन नाम दिया था। क्या नाम दिया था? न्यूक्लिन नाम दिया। लेकिन इनके बाद में वैज्ञानिक आए, कौन? अल्टमान। अल्टमान नामक वैज्ञानिक आए, उन्होंने क्या नाम दिया? न्यूक्लिक एसिड नाम दिया। क्या नाम दिया? न्यूक्लिक अम्ल नाम दिया था, ठीक है। जो ग्रिफ्थ नामक वैज्ञानिक थे, ग्रिफ्थ, और कौन से थे? हर्शे व चेस। हर्शे व चेस, ये ग्रिफ्थ वैज्ञानिक थे, और ये दोनों एक ग्रुप में काम कर रहे थे, हर्शे व चेस। इन दोनों ने क्या किया? अपने प्रयोगों द्वारा सिद्ध किया कि डीएनए क्या एक आनुवंशिक पदार्थ है। डीएनए क्या एक जेनेटिक मटेरियल है, आनुवंशिक पदार्थ है। इनके द्वारा क्या होता है, जो गुणसूत्र या आनुवंशिक लक्षण है उनका एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण होता है। तो हमें जो न्यूक्लिक अम्ल है वो क्यों आवश्यक है, आपको पता लग गया होगा। न्यूक्लिक अम्ल इसलिए आवश्यक है क्योंकि हमारे जो शरीर के अंदर जो आनुवंशिक लक्षण है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित किसके द्वारा होते हैं? न्यूक्लिक अम्लों के द्वारा होते हैं, ठीक है। और ये क्या करते हैं? क्रोमेटिन जाल का निर्माण करते हैं, कुछ प्रोटीन संश्लेषण में भी काम आते हैं, ठीक है। अब डीएनए और आरएनए में दोनों फर्क क्या होता है? डीएनए द्विसूत्री होता है। कितना होता है? द्विसूत्री होते हैं। इसके अंदर 2 सूत्र पाए जाते हैं, आरएनए में 1 सूत्र पाया जाता है। डीएनए के अंदर डीऑक्सी राइबोज शुगर पाई जाती है, आरएनए में राइबोज शुगर पाई जाती है। डीएनए में क्या होता है? जो पिरिमिडिन होता है वो क्या पाया जाता है? थायमिन। और जो आरएनए होता है उसमें क्या पाया जाता है? यूरेसिल पाया जाता है। डीएनए एक ही प्रकार का होता है, आरएनए 3 प्रकार का होता है। एमआरएनए यानी कि मैसेंजर आरएनए, आरआरएनए यानी कि राइबोसोमल आरएनए, और टीआरएनए मतलब कि ट्रांसफर आरएनए, ठीक है। आरएनए किसमें पाया जाता है? वायरस के अंदर पाया जाता है। किसमें पाया जाता है आरएनए? वायरस के अंदर पाया जाता है, कुछ अपवाद भी है, ठीक है। और डीएनए किसमें पाया जाता है? हमारे अंदर डीएनए पाया जाता है
सभी बाकी सभी वायरसों को छोड़कर सभी के अंदर क्या पाया जाता है, डीएनए के आनुवंशिक पदार्थ के रूप में पाया जाता है। डीएनए की संरचना का अध्ययन किसने किया था, वाटसन व क्रिक ने। वाटसन व क्रिक नामक वैज्ञानिक ने क्या किया था, डीएनए की संरचना का अध्ययन किया था, इसलिए उनको नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। कब दिया गया नोबेल पुरस्कार, 1962 के अंदर इनको क्या दिया गया, नोबेल पुरस्कार दिया गया। क्या दिया गया, नोबेल पुरस्कार दिया गया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, नॉर्मल रूप में अपने डीएनए की संरचना का अध्ययन कर लेते हैं। तो देखिए अब बिल्कुल सिंपल सा है, आपको ज्यादा ध्यान नहीं देना। ये देखिए मैंने कहा था द्विसूत्री होता है, ये द्विसूत्री हो गया। इसका जो ऐसे व्यास होता है, डीएनए का व्यास होता है 20 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, और ये एक पूरा जो कुंडलन है, जो पूरा एक कुंडलन घूमता है, उस कुंडलन की लंबाई कितनी है, 34 एंगस्ट्रॉम है। इनके बीच में जो ये रीढ़ की हड्डी बनी हुई है, ये किसकी बनी होती है, फॉस्फेट समूह की बनी होती है। जो डीएनए की जो रीढ़ होती है वो किससे बनी होती है, फॉस्फेट समूह से बनी होती है। अब इनके बीच में क्या होता है, एडेनिन तो थायमिन के साथ होता है, साइटोसिन किसके साथ होता है, ग्वानिन के साथ होता है। ये हाइड्रोजन बंध के द्वारा क्या होते हैं, बंधे होते हैं। किसके द्वारा बंधे होते हैं, हाइड्रोजन बंध के द्वारा क्या होते हैं, बंधे होते हैं। और इनके बीच की दूरी कितनी होती है, 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है। कितनी होती है, 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है। तो ये क्या डीएनए की संरचना है। तो अब देखिए क्या होता है, दोबारा फिर सुन लीजिए। वाटसन और क्रिक ने क्या बताया, डीएनए द्विसूत्री होती है, दो होती है जो सूत्र होते हैं वो दोनों एक दूसरे से क्या होते हैं, लिपटे होते हैं, जैसे लिपटे हुए दिखाई दे रहे हैं आपको। और जो एक वलन होता है उसके बीच की दूरी 34 एंगस्ट्रॉम होती है, व्यास 20 एंगस्ट्रॉम होता है। दो जो हाइड्रोजन बंध होते हैं उनके बीच की दूरी 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है। जो प्यूरिन होते हैं और पिरिमिडिन होते हैं वो आपस में हाइड्रोजन बंध के द्वारा बंधे होते हैं। ये क्या बीच में हाइड्रोजन बंध है, किसके द्वारा बंधे रहते हैं, हाइड्रोजन बंध। एडेनिन और थायमिन के बीच में कितने बंध होते हैं, डबल हाइड्रोजन बंध होते हैं, द्विबंध के द्वारा। और साइटोसिन और ग्वानिन है, साइटोसिन और ग्वानिन वो आपस में किसके द्वारा बनते हैं, तीन बंधों के द्वारा क्या होते हैं, बंधे होते हैं। तो ये क्या है, डीएनए की संरचना है। ठीक है, ये किसने दी थी, वाटसन तथा क्रिक ने दी थी। अब हम पढ़ेंगे, ये हमारा क्या संतुलित आहार कंप्लीट हो गया। अब हम पढ़ेंगे यानी कि सही डाइट, कितनी कितनी आवश्यकता में एनर्जी की आवश्यकता होती है वो देखते हैं अपने। तो देखिए, एक तो होते हैं जो बैठकर काम करते हैं, जैसे बैंक वगैरह है या स्कूलों के अंदर बैठ के काम करते हैं ना। और एक क्या होते हैं सामान्य काम करने वाले, और एक क्या होते हैं जो कठिन परिश्रम करते हैं। एक तो बैठकर जो काम करते हैं वो, और एक क्या होता है जो सामान्य काम करते हैं, और एक क्या होता है कठिन परिश्रम करते हैं, यानी कि पूरे दिन लगे रहते हैं। ये तो होता है बैठकर काम करना, जैसे चेयर पर बैठे बैठे काम करना है। सामान्य काम जो नॉर्मली अपने काम करते हैं वो कठिन परिश्रम, मतलब जो लोग मजदूरी करते हैं पूरे दिन लगे रहते हैं उनके लिए। तो इनके लिए क्या वेटेज है, देखिएगा, ये तो है फीमेल मादा, ये क्या है मेल। तो जो बैठकर काम करेंगे उनके लिए क्या है 2100 कैलोरी, और मेल के लिए क्या 2500 कैलोरी। ठीक है, और सामान्य काम करने वाले फीमेल है उनके लिए 2500, और मेल के लिए कितना है 3000, और जो कठिन परिश्रम करते हैं उनके लिए कितना है 3000, और जो मेल है उनके लिए क्या है 3600। ये सारी किसने कैलोरी के अंदर, किसके अंदर है, कैलोरी के अंदर। कितनी एनर्जी चाहिए, कैलोरी के अंदर है, ये किसके अंदर है, कैलोरी के अंदर। तो ध्यान रखना, जो बैठकर काम करते हैं तो लेडीज को 2100 कैलोरी एनर्जी चाहिए, और जो जेंट्स होते हैं उनको 2500 कैलोरी चाहिए। जो कठिन परिश्रम करते हैं उनको 3000, और मेल को 3600 कैलोरी क्या चाहिए, उनको एनर्जी चाहिए। तो ये क्या है, संतुलित डाइट है, ये इतना इतना जरूरी है। अगर इससे कम है तो इसका मतलब आप क्या है, कमजोर है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हुआ, आज संतुलित आहार है, जो संतुलित भोजन वो हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर किसी को डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकता है, और आप इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि और भी जो स्टूडेंट्स है उसका अध्ययन कर सके। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।